हेलो स्टूडेंट्स, आगत निर्गत विश्लेषण की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने आगत निर्गत विश्लेषण पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आगत निर्गत विश्लेषण के बारे में, उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में, उसकी मान्यताओं के बारे में, आगत निर्गत विश्लेषण के बंद मॉडल एवं खुले मॉडल के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने दो उद्योगों का एक काल्पनिक उदाहरण लेकर हमने तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स को ज्ञात करना सीखा था कि किस प्रकार हम आगत निर्गत तालिका के माध्यम से तकनीकी गुणांकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम आगत निर्गत प्रणाली को हल करने की विधि को सीखेंगे। मैं समझती हूँ कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया होगा और अभी तक जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था वह आपकी समझ में आ गया होगा और मेरे द्वारा इस विषय पर शेयर की गई PDF को भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। हम अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। विद्यार्थियों, हमने जो दो उद्योगों का इनपुट आउटपुट मॉडल लिया था उसमें यदि हम कोयले की उत्पत्ति को X1 से तथा इस्पात की उत्पत्ति को X2 से सूचित करें तो दोनों उद्योगों की उत्पत्ति को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। X1 इज इक्वल टू A11 X1 प्लस A12 X2 प्लस D1। यहाँ पर विद्यार्थियों X1 कोयले उद्योग की कुल उत्पत्ति है और इस कोयले उद्योग की कुल उत्पत्ति को कोयला उद्योग और इस्पात उद्योग में इनपुट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और D1 के रूप में अंतिम मांग के रूप में उसको उपयोग लाया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा। यहाँ पर A11 A12 तकनीकी गुणांक हैं दोनों उद्योगों के क्रमशः। अब इस्पात उद्योग को जिसको कि हमने X2 से उसकी उत्पत्ति को सूचित कर रहे हैं तो X2 बराबर है A21 X1 प्लस A22 X2 प्लस D2। विद्यार्थियों, इन समीकरणों को हम मैट्रिक्स के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और हमने पिछले वीडियोज़ में जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था तब हमने बताया था कि हम समीकरण प्रणाली को मैट्रिक्स फॉर्म में रख सकते हैं। तो हमने ऊपर के दोनों समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार रखा है। यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर हो गया X1 X2 इक्वल टू A11 A12 A21 A22। यह जो X1 X2 वेरिएबल्स हैं उनके गुणांकों का मैट्रिक्स है और इस गुणांकों के मैट्रिक्स को जो वेरिएबल्स हैं X1 X2 इसके कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लस जो मांग वेक्टर है वह मांग का कॉलम वेक्टर वह D1 D2 इसके एलिमेंट्स हैं। विद्यार्थियों, हम इस सब को संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं। X इक्वल टू AX प्लस D। विद्यार्थियों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो X है वह दोनों उद्योगों की उत्पत्ति का कॉलम वेक्टर है और
जो A है वह तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है और D अंतिम मांग का कॉलम वेक्टर है। तो हमने दोनों समीकरणों को मैट्रिक्स फॉर्म में रखा है और मैट्रिक्स फॉर्म को हमने संक्षेप में x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी इस फॉर्म में रखा है। इसको आपको अच्छी तरह ध्यान से आपको इसको समझना होगा, क्योंकि जब हम आगे आगत निर्गत प्रणाली में हल निकालेंगे तब इस इक्वेशन का बहुत अधिक महत्व है। विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसका जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग दूसरी यदि किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वह मैट्रिक्स ही आती है। हमने जब मैट्रिक्स का अध्ययन किया था तब हमने बताया था आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, यानी हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करने पर स्वयं वही मैट्रिक्स आती है। तो चूँकि आई एक्स इक्वल टू एक्स है यहाँ पर, तो हमने x की जगह आई एक्स रखा है। हमारा जो मूल समीकरण हमने देखा था संक्षेप में वह x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी है। हम x की जगह आई एक्स हमने रखा है, आई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस डी। अब ए एक्स को बाईं तरफ लाने पर अगला समीकरण यह बन जाएगा और इसमें x हमने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख सकते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने जो i माइनस a मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लेकर उसको मांग वेक्टर जो कि d है उससे गुणा किया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखें कि x इक्वल टू आई माइनस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू डी। यह आगत निर्गत प्रणाली को हल करने के लिए आपको इसको याद रखना है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर i माइनस ए का जो इन्वर्स है इसको लियोनटिफ इन्वर्स कहा जाता है, यानी i माइनस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको हम क्या कहते हैं? लियोनटिफ इन्वर्स कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने आगत निर्गत प्रणाली को हल करने की विधि देखी है। अब इस विधि को हमारे संख्यात्मक उदाहरण में हम काम में लेते हैं। तो जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने कोयला और इस्पात उद्योग का जो उदाहरण लिया था उसमें हमने जो तकनीकी गुणांक निकाले थे, तो यह वही तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है संख्यात्मक उदाहरण में। a इक्वल टू मैट्रिक्स में आपके दिया हुआ है, जो एलिमेंट्स हैं वह हैं रो के अनुसार देखें तो हम 0.2, दूसरा भी 0.2 और सेकंड रो है 0.6 और 0.2। ये तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है जो हमने शुरू में संख्यात्मक उदाहरण लिया था कोयले और इस्पात उद्योग का, उससे प्राप्त किए हुए तकनीकी गुणांकों का मैट्रिक्स है। अब यदि हमारे संख्यात्मक उदाहरण में अंतिम मांग फाइनल डिमांड बदल कर चेंज होकर D1 40 और D2 100 हो जाती है, यानी हमारे तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स वही है और हम यहाँ पर जो अंतिम मांग है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस अंतिम मांग के अनुरूप दोनों उद्योगों में उत्पत्ति क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है, और इस उत्पत्ति को प्राप्त करने के लिए कितनी प्राइमरी
इनपुट्स की आवश्यकता होगी, इसका हमें कैलकुलेशन करना है, इसका हमें अनुमान लगाना है, गणना करनी है। तो हमारा संख्यात्मक उदाहरण है जिसमें हमें ए तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें अंतिम मांग दी हुई है दोनों क्षेत्रों के लिए। अब हमें दोनों उद्योगों में उत्पत्ति का स्तर और दोनों उद्योगों के लिए आवश्यक प्राइमरी इनपुट्स की हमें गणना करनी है। तो इस उदाहरण को, ये 2 सेक्टर मॉडल है, इसको मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, ए तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है। यह हमारे जो प्रश्न में दी हुई है, ये अंतिम मांग का कॉलम वेक्टर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और हमने जो उद्योगों की उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए हमने ये ज्ञात किया हुआ है। हमने इस विधि इसको किस प्रकार निकाला, यह हमने अभी देखा है ही कि x = I - A मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू डी। यहाँ पर x विभिन्न उद्योगों में उत्पत्ति की मात्राएं हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला स्टेप हमारे लिए है कि हम I - A ज्ञात करेंगे। I यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और चूँकि हमारे तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है उसका डायमेंशन 2x2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की ही होगी। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है और हमारा तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है उससे हमने I - A मैट्रिक्स यह ज्ञात की हुई है। आप देख सकते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्सट्रैक्शन किया हुआ है। जैसे 1 में से 0.2 घटाया तो 0.8 आ गया, 0 में से 0.2 घटाया तो -0.2 आ गया। सेकेंड रो में 0 में से 0.6 घटाएंगे तो -0.6 आ गया और 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 आपकी एंट्री आ जाएगी मैट्रिक्स में। तो ये I - A मैट्रिक्स हमने प्राप्त किया हुआ है। अब हमारा अगला चरण है I - A का इन्वर्स ज्ञात करना। चूँकि हम पिछले वीडियोज में मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो सबसे पहले जब हमें I - A मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसका सारणिक वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। और हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह नॉन जीरो है। 0.52 आया है जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। इसलिए हम जानते हैं, हमने मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना सीखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि I - A का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू चूँकि नॉन जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव है। अब हम मैट्रिक्स प्रतिलोम विधि को अपनाते हुए हमने इसका I - A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला हुआ है। इसके ये विभिन्न स्टेप्स हैं जो हम सीख चुके हैं। I - A मैट्रिक्स की जगह उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और जिसको एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ A में I - A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू का भाग देंगे, ये स्टेप आ गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमें मैट्रिक्स का I - A मैट्रिक्स का ये इन्वर्स निकल गया है और नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x = I - A मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू D, डिमांड वेक्टर, D मीन्स डिमांड वेक्टर, यह करेंगे। तो यह स्टेप है जहाँ पर मैंने उसकी वैल्यूज रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा I - A इन्वर्स जो है उसका डायमेंशन 2x2 है और जो डिमांड
वेक्टर फाइनल डिमांड वेक्टर है उसका डायमेंशन 2x1 है, इनमें दोनों में आपस में गुणा हो सकता है। और हमने यहाँ इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज हमने ज्ञात की हुई हैं। तो आप हर स्टेप को ध्यान से देखिए। और यहाँ पर हमने देखा कि x1 100 है और x2 200 है, यानी कोयले उद्योग के लिए उत्पत्ति स्तर 100 है और इस्पात उद्योग के लिए उत्पत्ति स्तर 200 है। अब इन उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए दोनों उद्योगों में कितना प्राइमरी इनपुट चाहिए, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो विद्यार्थियों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स के हर कॉलम को देखेंगे। चूँकि हमारे क्वेश्चन में 2x2 का तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है जो कि कोयले उद्योग की इनपुट रिक्वायरमेंट्स को दिखा रहा है, और उसमें आप देखेंगे कि जो तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम का टोटल 0.8 है, और इस 0.8 को 1 में से माइनस करेंगे तो प्राइमरी इनपुट्स के लिए गुणांक आ जाएगा, वह 0.2 आएगा। और इसको हम x1 जो उत्पत्ति मात्रा है उससे गुणा करेंगे तो कोयले उद्योग के लिए प्राइमरी इनपुट्स की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के टोटल को 1 में से घटाने पर 0.6 आएगा, और उस 0.6 को जो x2 का उत्पादन स्तर 200 है उससे गुणा करने पर इस्पात उद्योग के लिए प्राइमरी इनपुट्स की मात्रा 120 करोड़ रुपए आएगी। तो विद्यार्थियों, प्राइमरी इनपुट्स की इन मात्राओं के दिए हुए होने पर ही कोयला उद्योग और इस्पात उद्योग अपने उत्पादन स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगत निर्गत प्रणाली में हल ज्ञात करते हैं। यदि हमें तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दिया हुआ है और अंतिम मांग का कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, तो हम उद्योगों के लिए उत्पत्ति मात्राएं ज्ञात कर सकते हैं और उद्योगों के लिए प्राइमरी इनपुट्स की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप और उदाहरण लेकर आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपके पास जो बुक है, किताब है, उसमें अनेक सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। आप उन प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करें ताकि आपका यह टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो सके। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि इनपुट आउटपुट के लिए मैट्रिक्स विधि से जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो हमारा आउटपुट लेवल है वह कई बार ऋणात्मक आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि एक वस्तु का मान लीजिए 1 टन उत्पादन करना है, तो उस 1 टन उत्पादन में उस वस्तु का प्रयोग 1 टन से भी अधिक हो रहा है, जो कि एक अव्यावहारिक और अवास्तविक स्थिति है। ऐसी जो प्रणाली है व्यवहारिक नहीं होती, सक्षम नहीं होती। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम आगत निर्गत प्रणाली में हॉकिंस साइमन कंडीशंस को लागू करके देखते हैं। यानी आगत निर्गत प्रणाली जो दी हुई है हमें, वह वायबल है या नहीं, व्यवहार्य है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हमें ये 2 कंडीशंस टेस्ट करनी होती हैं। और
उसके बाद ही हमें उसका हल ज्ञात करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो i माइनस ए मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वह पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी i माइनस ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट है कि विकर्ण रेखा के तत्व यानी जो हमारी तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो धनात्मक होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 1 माइनस A11, 1 माइनस A22, 1 माइनस A33 ये जो विकर्ण पर स्थित एलिमेंट हैं वह ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। इसको हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि A11, A22 जो कि तकनीकी गुणांक हैं ANN ये सब 1 से कम होने चाहिए, जिसका मतलब यह है कि मान लीजिए A11 कोयले उद्योग में कोयले का जो यूज होता है इनपुट के लिए उसका गुणांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इकाई कोयला उत्पन्न करने में एक इकाई से कम कोयले की खपत होनी चाहिए। एक इकाई कोयला उत्पन्न करने के लिए कोयले उद्योग में एक इकाई से कम कोयला इनपुट के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह उत्पादन व्यवहारिक नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को टेस्ट करने पर ही हम कह सकते हैं कि यदि i माइनस ए धनात्मक है और विकर्ण रेखा के सभी तत्व धनात्मक हैं i माइनस ए मैट्रिक्स के, तो सिस्टम जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वह वाइबल होता है। अब उदाहरण के लिए हमें ये किसी एग्जाम्पल में टेस्ट करना हो कि यहाँ हॉकिंस साइमन कंडीशंस पूर्ण होती हैं या नहीं, तो आप इन दोनों कंडीशंस को टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है, ये आपको तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दी हुई है, डिमांड वेक्टर दिया हुआ है, अंतिम मांग दी हुई है। अब आपको इसमें देखना है कि यहाँ हॉकिंस साइमन कंडीशंस पूरी होती हैं या नहीं। तो आप इस ए मैट्रिक्स से i माइनस ए मैट्रिक्स बनाएंगे और i माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि वह ग्रेटर देन 0 है या नहीं, धनात्मक है या नहीं। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है कि A11, A22 लेस देन 1 है, वह तो यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स को देखने पर पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स लेस देन 1 ही हैं, चारों एलिमेंट्स। लेकिन जो विकर्ण पर स्थित एलिमेंट्स हैं 0.8 और 0.7 ये 1 से कम हैं, यानी A11 और A22 दोनों 1 से कम हैं। तो दूसरी शर्त तो यहाँ पूरी हो ही रही है, लेकिन यहाँ पहली शर्त को देखने के लिए आपको i माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखना होगा। यदि वह नॉन जीरो है तो इस प्रणाली का हल संभव है, यदि वह नॉन जीरो नहीं है तो वह हल संभव नहीं होगा। तो आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखें। i माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आप ज्ञात करें। विद्यार्थियों, हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस का जो पूरा टॉपिक है वह कंप्लीट हो गया है और हमने इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सारी बातों को समझ लिया है। हमने उसकी एजम्पशंस को, हमने उसकी विशेषताओं को, हमने हल निकालने को, हमने तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स को
सबके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आपके लिए अंत में एक अभ्यास हेतु प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको नोट करें और इसका सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में करें। आपको तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स ए यहाँ दिया हुआ है और आपको अंतिम मांग दी हुई है। चूँकि यहाँ पर तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स का डायमेंशन 3x3 है, यानी हमारे पास 3 उद्योग हैं P, Q, R। इनके लिए हमने तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स दी हुई है। तीनों उद्योगों के लिए मांग, अंतिम मांग दिया हुआ है। तो प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति का स्तर ज्ञात करिए जिससे अंतर उद्योग मांग और अंतिम मांग को पूरा किया जा सके, और प्रत्येक उद्योग के लिए प्राइमरी इनपुट्स की मात्रा क्या होगी इसकी भी गणना आपको करनी है। तो विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप इस टॉपिक से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का आप उसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। थैंक यू।